हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 9 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 9 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस नए चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है माई एग्जाम। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत स्वीडन वर्चुअल समिट में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो ये जो वर्चुअल समिट रही है, इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि किसने हिस्सा लिया है, इम्पॉर्टेंट है ये समिट जो कि आयोजित की गई भारत और स्वीडन के बीच, ये वर्चुअली आयोजित की गई, जिसमें कि भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया और स्वीडन की तरफ से स्वीडन के जो प्राइम मिनिस्टर है स्टीफन लोफवेन, इन्होंने इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था? तो दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए यह आयोजित किया गया था। और यदि देखा जाए तो 2015 के बाद से ये दोनों ही देशों के बीच 5वीं बातचीत है। इसके अलावा ये जो बैठक रही, मतलब कि इस समिट की खास बात ये रही कि स्वीडन ने ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने का फैसला किया है और भारत ने स्वीडन के इस फैसले का स्वागत भी किया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भारत और फ्रांस की ही पहल थी। ये भारत की ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही स्थित है, गुड़गांव हरियाणा में। तो इसी में शामिल होने के लिए स्वीडन ने फैसला किया है। अब आप लोग कहते हैं कि कभी भी किसी कंट्री का डिस्कशन आए तो उसके भारत के क्या संबंध है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाए। तो यदि हम बात करें भारत और स्वीडन के संबंधों की, तो देखिए एशिया में चाइना और जापान के बाद भारत स्वीडन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। और भारत की कुछ पहले हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटी परियोजना। तो इन सभी कार्यक्रमों में जो स्वीडन है ये भारत का प्रमुख सहयोगी देश रहा है। इसके अलावा स्वीडन की काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि भारत में काम करती हैं, और वैसे ही भारत की काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो कि स्वीडन में काम करती हैं। और दोनों ही देशों के काफ़ी पुराने संबंध रहे हैं। तो इन्हीं दोनों देशों के बीच ये जो वर्चुअल समिट रहा जो कि आयोजित किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने इसमें हिस्सा लिया था। अब आप मैप में देख सकते हैं स्वीडन जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अच्छा, कल हम लोगों ने नॉर्वे के बारे में डिस्कस किया था, तो इसके आसपास के जो फैक्ट हम डिस्कस करेंगे वो आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्वीडन की। इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। अच्छा, स्वीडन से कौन बिलोंग करती है? एक चर्चित नाम है ग्रेटा थनबर्ग का। नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, ग्रेटा थनबर्ग, जो कि बिलोंग करती हैं स्वीडन से। और टाइम मैगजीन के द्वारा 2019 में इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये है बाल्टिक सागर, और बाल्टिक सागर से लगी हुई जो 3 कंट्री हैं, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों क्या कहलाती हैं? ये बाल्कन कंट्रीज कहलाती हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड के नीचे ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ क्या होती हैं? गल्फ जो कि 3 तरफ से थल भाग से घिरा हुआ होता है। और यहाँ से मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये 3 कंट्री मिलके कहलाती है स्कैंडिनेवियन कंट्री। और ये जो है नॉर्थ सी, इसी नॉर्थ सी में डेनमार्क के द्वारा विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप ये स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। और ये 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो ये हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। हालांकि भारत में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है, जिसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। इसी मध्य प्रदेश के 3 नेशनल पार्कों में नाइट सफारी फैसिलिटी शुरू की जाएंगी। नाइट सफारी आप सभी समझ सकते हैं कि अब यहाँ रात में भी लोगों को घूमने का मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए काफ़ी ऐसे जानवर होते हैं कि जो दिन के समय नहीं निकलते हैं, उन्हें रात में ही देखा जा सकता है। तो इसलिए उन्हें देखने के लिए, और कहा जाए तो एक तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
इन 3 नेशनल पार्क में नाइट सफारी की फैसिलिटी शुरू की गई है। अब मैं आप लोगों को इन तीनों नेशनल पार्क से रिलेटेड एक एक फैक्ट बताती हूँ। यदि हम बात करें बांधवगढ़ नेशनल पार्क की, तो यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इसी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में भारत के पहले हॉट एयर बैलून की फैसिलिटी शुरू की गई थी। यदि हम बात करें कान्हा नेशनल पार्क की, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और यदि हम बात करें पेंच नेशनल पार्क की, तो हाल ही में जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास ये यहीं बनाया गया है, जो कि पेंच नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। अब यहाँ मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म बताती हूँ। आप लोगों ने ये टर्म तो कई बार पढ़ा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व। इनमें कुछ फ़र्क होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है। एकदम बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले यदि हम बात करें नेशनल पार्क की, नेशनल पार्क तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में अधिक संरक्षित होते हैं और यहाँ हैवी रेस्ट्रिक्शन होता है, मतलब कि ज़्यादा पाबंदी होती है। और भारत में यदि देखा जाए तो 104 नेशनल पार्क हैं। भारत का पहला नेशनल पार्क यदि पूछा जाए तो ये है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और देखिए, किसी भी स्थान को नेशनल पार्क जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके तहत घोषित किया जाता है। यदि हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये यूनेस्को द्वारा प्रदत्त एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जिसमें कि समुद्री, स्थलीय और पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। और वैसे इसे 3 जोन में बांटा गया है। कौन कौन से जोन हैं? तो पहला तो है कोर जोन। कोर जोन में बहुत सारे पशु और प्रजातियां जिन्हें संरक्षित किया जाता है। इसके बाहर का जो क्षेत्र है ये कहलाता है बफर जोन, और इसके बाहर का क्षेत्र, मतलब कि इसका जो सबसे बाहरी हिस्सा है, ये कहलाता है संक्रमण क्षेत्र। कोर जोन, बफर जोन और संक्रमण क्षेत्र। इसके अलावा अब यदि हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो भी मैंने बताया है नेशनल पार्क इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया जाता है। सेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसे भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किया जाता है। यह ऐसा क्षेत्र होता है जहां जीव जंतु के पर्यावास और उनके इर्द गिर्द के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधि से ये संरक्षित होते हैं। अब यहाँ से एक टर्म बच गया टाइगर रिजर्व का। टाइगर रिजर्व ये क्या होते हैं? तो बाघों की रक्षा के लिए जो भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट लगते हैं, उन्हें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया जाता है। और ये किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा। प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1973 से। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आप लोगों ने 50 याद रखे होंगे। लेकिन यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत का 51 टाइगर रिजर्व ये घोषित किया गया है। तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है, ये तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51 टाइगर रिजर्व है। इसका नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं फालतू में ही वीडियो को लंबा कर रही हूँ। देखिए, ये कुछ बेसिक पॉइंट है बायोस्फीयर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, इसलिए ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। और क्यों की गई है? तो जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, गरीब व्यक्तियों के उत्थान के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अब इस योजना के तहत होगा क्या? तो देखिए, इसके तहत परिवार पहचान पत्र बनने के बाद हरियाणा में सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों को सेलेक्ट किया जाएगा। फिर इनका क्या किया जाएगा? तो इन 1 लाख परिवारों को सेलेक्ट करने के बाद इनकी इनकम 8 से 9 हज़ार रुपये तक, मतलब कि 8 से 9 हज़ार प्रति महीने करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अलावा हरियाणा में अभी तक जो बीपीएल परिवार हैं, बीपीएल यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, बीपीएल एससी परिवार, एससी मतलब कि अनुसूचित जाति के परिवारों को पहले घर की मरम्मत के लिए 50,000 रुपये दिया जाता था, जो कि अब बढ़ाकर कर दिया गया है 80,000 रुपये। तो अब यदि हम बात करें हरियाणा की, तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है। इसी चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला डॉग पार्क ये स्थापित किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ये 2018 में ही स्थापित किया गया था। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। इसके अलावा 2 प्रमुख नेशनल पार्क हैं,
कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर और कलेशर। ये जो आप देख रहे हैं ये है झज्जर। झज्जर में ही भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। पानीपत के 3 युद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ये है गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में ही स्थित है। ये है अंबाला। कुछ समय पहले ही अंबाला बस स्टैंड का नाम बदल करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड किया गया है। ये है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और यहीं गीता महोत्सव इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जागृत त्रिपुरा, ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों लॉन्च किया गया है? राज्य के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करने के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? जागृत त्रिपुरा। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो टर्म लिखा हुआ है ई गवर्नेंस, इसका क्या मतलब होता है? तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई भी योजनाएं हैं ये त्रिपुरा के लोगों तक डिजिटली पहुंच सके, इसके लिए ई गवर्नेंस, मतलब कि इसी ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जागृत त्रिपुरा नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। त्रिपुरा जो कि पूर्वोत्तर का एक राज्य है, इसकी कैपिटल है अगरतला, मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव, राज्यपाल है रमेश बैस। तो ये मैप मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ से मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ याद करवाई थी, उन्हीं का हम रिवीजन कर लेते हैं। कुछ तो आप लोगों को याद ही होंगी, जैसे कि नागालैंड से रिलेटेड है नागा हिल्स, मिजोरम से रिलेटेड है मिजो हिल्स, मेघालय की तो 3 सबको याद है, गारो खासी जयंतिया। तो अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मेघालय वाले एरिया में गारो खासी जयंतिया, मिजोरम वाले एरिया में मिजो हिल्स और नागा हिल्स जो कि नागालैंड में है। 5 तो आप लोगों को वैसे ही याद हो गई, 1 2 3 4 5। ऊपर की यदि हम देखें तो यहाँ है डाफला हिल्स, यहाँ है मिशमी हिल्स। नीचे आएंगे यदि तो ये है पटकाई बुम। इसके बाद मणिपुर वाले एरिया में कुछ यहाँ स्थित है मिल्किर हिल्स, और ये जो आप देख रहे हैं ये है बरेल रेंज। 2-3 बार हम और रिवीजन करेंगे तो ये आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा। और मैं आप लोगों को ऐसे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में जब पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियों के बारे में पूछा जाता है तो 4-5 पहाड़ियों के नाम लिख दिए जाते हैं और कहा जाता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम में इन्हें व्यवस्थित कीजिए, इसलिए मैं आप लोगों को विथ मैप समझा रही हूँ। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, जिसे आप लबासना के नाम से जानते हैं, कई लोगों का ड्रीम भी होगा, तो इसी लबासना में जो कि स्थित है मसूरी उत्तराखंड में जनजाति भारत जीआई महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया गया है अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। अर्जुन मुंडा जो कि जनजाति मामलों के मंत्री हैं और इन्हीं अर्जुन मुंडा को कुछ समय पहले ही स्कॉच चैलेंजर अवार्ड इससे भी सम्मानित किया गया था। अच्छा, ये जीआई महोत्सव ये है क्या? तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि किसी राज्य के या किसी क्षेत्र के किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, तो उन्हीं जीआई टैग के मतलब कि उन प्रोडक्ट्स की ये एक तरह की प्रदर्शनी है जिसमें कि हर तरह के प्रोडक्ट को शामिल किया गया है और इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के जीआई प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है उन्हें यहाँ शो किया गया है। और क्यों किया गया है? उन प्रोडक्ट्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनके महत्व को समझाने के लिए। और ये जो मतलब कि मसूरी में तो आईएएस ऑफिसर इनकी ट्रेनिंग होती है, तो इनकी नियुक्ति जिन क्षेत्रों में होगी तो उन क्षेत्रों में किसी भी प्रोडक्ट को मान लीजिए जीआई टैग प्राप्त है तो उस प्रोडक्ट के हितों की रक्षा करने वाली नीतियों का निर्माण किया जा सके, इसके लिए इस जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया अर्जुन मुंडा ने। तो चलिए अब हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जीआई प्रोडक्ट याद कर ही लेते हैं। ओडिशा की यदि हम बात करें तो ओडिशा से क्या रिलेटेड है? कंधमाल हल्दी। यदि हम बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु से रिलेटेड है पंचतीर्थम प्रसाद, कडांगी साड़ी और डिंडीकुला ताला। महाराष्ट्र से क्या रिलेटेड है? अल्फांसो आम। महाराष्ट्र और कर्नाटक इन दोनों ने 2018 में संयुक्त रूप से एक प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया था जिसका नाम है कोल्हापुर की चप्पल। कर्नाटक की यदि हम बात करें तो कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, ये रिलेटेड है कर्नाटक से। और क्या याद आ रहा है आप लोगों को? तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है एक मुर्गा जिसका नाम है कड़कनाथ मुर्गा। यदि हम बात करें केरल की तो केरल से एक गुड़ रिलेटेड है
जिसका नाम है मयूर गुड़। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त की गई हैं भारतीय मूल की नौरीन हसन, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। यही बनाई गई हैं न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष। इस बैंक की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1913 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क यूएसए में और इसके अध्यक्ष हैं जेरोम पॉवेल, सीईओ हैं जॉन सी विलियम्स। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, मतलब कि उन नामों को डिस्कस करें जो कि भारतीय मूल के हैं और उनकी नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में की गई है। यदि हम बात करें भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ की, तो ये IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। यदि हम बात करें अंशुला कांत की, अंशुला कांत जो कि पहले SBI की MD थी, इनकी नियुक्ति वर्ल्ड बैंक में CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में की गई है। जबकि कुछ समय पहले ही अशोक लवासा जो कि हमारे चुनाव आयुक्त थे, इनकी नियुक्ति ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके उपाध्यक्ष के रूप में की गई है। और इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक लवासा। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का ही हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में। ADB का हेडक्वार्टर स्थित है मनीला, फिलीपींस में। हाल ही में 69 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है ओडिशा में। और इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष ये दोनों ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1200 वॉलीबॉल प्लेयर ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसी का जो उद्घाटन है ये किया गया है ओडिशा। तो आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन। ओडिशा जिसकी सीमा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लग रही है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला शहर है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जिन्हें अभी हाल ही में पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया था। राज्यपाल है गणेशी लाल। इसी भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम और प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर। इसके अलावा ओडिशा के आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये है संबलपुर। संबलपुर के पास ही स्थित है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ के 2 प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि अभी हाल ही में आग लगने की घटना के कारण चर्चे में आया। दूसरा है भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि सफ़ेद मगरमच्छों के कारण चर्चे में रहा है। कुछ समय पहले ही ओडिशा की कंधमाल हल्दी, इसे भी GI टैग दिया गया था। ओडिशा में स्थित है कटक और इसी कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बस टर्मिनल की आधारशिला भी रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे लंबे समय तक वनडे खेलने वाली दूसरी क्रिकेटर ये कौन बनी है? तो सबसे लंबे समय तक वनडे खेलने वाली ये जो दूसरी क्रिकेटर है ये बन गई है मिताली राज, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं। मिताली राज जो कि बिलोंग करती हैं राजस्थान से। यदि हम बात करें मिताली राज की, तो इन्होंने 21 साल 54 दिन यानी कि 54 डेज तक वनडे खेला है। और ये तो हैं, मतलब कि ये तो दूसरी क्रिकेटर बनी है। पहले स्थान पर हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 22 साल और 91 दिन यानी कि 91 डेज तक वनडे खेला। तो पहले हैं सचिन तेंदुलकर, दूसरी बन गई हैं मिताली राज। और जो मिताली राज है, इनके नाम पर मतलब कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वनडे इन्होंने ही खेला है। 210 वनडे खेलने का रिकॉर्ड इनके नाम है। और वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला ये भी मिताली राज ही हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक सभी कारों के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिया है? थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है। ये होगा कि भारत सरकार ने किस वर्ष से सभी कारों के लिए एयरबैग अनिवार्य किया है? तो ये अभी हाल ही में अगले महीने से लागू किया जाएगा, मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से सभी कारों के लिए एयरबैग अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के अनुसार अब हर कारों में डुअल फ्रंट एयरबैग ये अनिवार्य होना चाहिए। मतलब कि अब जो कार निर्माता कंपनी है उन्हें अब कारों में डुअल फ्रंट एयरबैग बतौर स्टैंडर्ड देना होगा। अब ये है क्या? डुअल फ्रंट एयरबैग। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है ये एयरबैग। डुअल कहने का मतलब है कि ड्राइवर और उसके बगल वाली जो सीट है इसमें इस डुअल फ्रंट एयरबैग
इसे ही अनिवार्य किया गया है। और ये अनिवार्य किया क्यों गया है? तो देखिए, एक्सीडेंट के समय अधिकतर क्या होता है कि एक्सीडेंट के समय ज़्यादातर जो मौतें हैं ये कब होती है? जब ड्राइवर का सर कार के डैशबोर्ड से या स्टीयरिंग से टकरा जाता है, जिसके कारण सर में चोट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी से सुरक्षा प्रदान करेंगे ये एयरबैग जो कि कॉटन के बने होते हैं, और इस एयरबैग के अंदर सोडियम एजॉइड गैस भरी होती है। और ये काम कैसे करता है? तो कार के बम्पर पर एक सेंसर लगा होता है, और जैसे ही कार किसी चीज़ से टकराती है तो सेंसर से करंट एयरबैग सिस्टम तक पहुंचता है, और एयरबैग के अंदर सोडियम एजॉइड गैस जो कि भरी होती है, करंट मिलते ही यह गैस बनकर गुब्बारे की तरह फूल जाती है, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और इस एयरबैग को खुलने के लिए 1 सेकेंड से भी कम का समय लगता है, जिससे कि यात्री की जान बच जाती है। अब यदि आप लोगों के पास कार होगी तो आप लोगों को मालूम ही होगा। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि ये जब एयरबैग खुल जाता है तब इसके अंदर करवाने का खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए तक बनता है। तो यही है कि हाल ही में सरकार के द्वारा सभी कारों के लिए एयरबैग कंपलसरी कर दिया गया है 1 अप्रैल 2021 से, ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और ऐसा करने वाला, मतलब कि ये पॉलिसी लागू करने वाला ये पहला राज्य भी बन गया है, जिसके तहत राज्य के अंदर अगले 5 साल में इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या काम किया जाएगा, मतलब कि किस तरह इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को हालांकि बताया ही है, इससे राज्य में 50,000 नए जॉब, इसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट इसको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही राज्य में इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी पर्पज से ये पॉलिसी लॉन्च की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है पॉलिसी लॉन्च करने की, तो कर्नाटक जिसने की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है, उसी तरह तमिलनाडु के द्वारा कौन सी पॉलिसी लॉन्च की गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी, ब्लॉकचेन पॉलिसी, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। राजस्थान जो कि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है। मेघालय जो कि वाटर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है, यानी कि जल नीति लागू करने वाला। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था ऑस्ट्रेलिया। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किसने अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।